बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, जहां मैंने बहुत पहले कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सूबा बनाया जा रहा है, पाँचवां सूबा पाकिस्तान का। और अब इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने अपने दौरे गिलगित बल्तिस्तान के दौरान किया, एक पब्लिक रैली में किया, और अवाम ने बहुत भरपूर तालियों से उसका खैर मकदम किया, बहुत खुशी का इजहार किया, क्योंकि ये दहकीकत एक देरीना मतालबा था। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, जो कि वहाँ के लोगों ने, गिलगित स्काउट्स ने खुद आज़ाद करवाया, डोगरा राज से आज़ाद करवाया, और उसका ही 73वां यानी यौम आज़ादी, जो कि ये अभी मनाया गया यौम आज़ादी, तो उसी 1 नवंबर को यौम आज़ादी मनाया जाता है। ये 73वां यौम आज़ादी था, और बड़े फ़ख्र की बात है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए कि उन्होंने बग़ैर किसी की मदद के खुद ये अपना इलाका डोगरा राज से आज़ाद करवा के पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। पाकिस्तान में शमूलियत उनकी जब हुई तो एक मुतनाज़ा इलाके की हैसियत से, और उसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की करारदादों की वजह से पाकिस्तान हमेशा इस मामले में हिचकिचाता रहा कि इनको सूबे का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। नतीजा ये कि ये 73 साल इनके ऐसे ही गुजरे जहां इनके मुतालबात पूरे ना हो सके, इलाका तरक्की न कर सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में गिलगित बल्तिस्तान में अजला वगैरह बनाए गए, और वहाँ पे किसी हद तक ये कुछ तरक्की का रास्ता भी खुला। लेकिन जब ये सियाचिन का इशू आया तो उसके बाद से जब यहाँ पे तवज्जो इस इलाके में हुई तो फिर सड़कें वगैरह भी कुछ बनाई गई। बावजूद इसके कि ये इलाका टूरिस्ट के लिए बड़ा एक अट्रैक्शन रखता था, उसके बावजूद यहाँ पे वो तरक्की ना हो सकी जिसके कि ये लोग मुतकाजी थे। बड़े खूबसूरत इलाके हैं। आपने देखा हुंजा का बड़ा मशहूर है कि हुंजा का इलाका बड़ा खूबसूरत है। उसके अलावा और बेशुमार वहाँ की वादियाँ और वहाँ के दरिया, स्कर्दू आप चले जाएं, शंग्रीला चले जाएं, जहाँ भी जाएं आपको खूबसूरती, कुदरत के मनाजर नज़र आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तारीख़ है, और यहाँ के लोग बड़े बाशऊर हैं, तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने हकूक़ मांगते हैं और चाहते हैं कि इलाका तरक्की करे। अब चीज़ यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के बाद अभी बहुत कुछ करना रहता है। पहले तो पाकिस्तान के आइन में तब्दीली करवाना होगी। वो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो नेशनल असम्बली है और हमारा सेनेट है, ये इस मामले में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा, और बिल्कुल कानून बना दिए जाएंगे, आइन का हिस्सा बन जाएगा। गो के एक प्रोविजनल शक्ल है, लेकिन हकीकत तो यही है कि उस आइनी तब्दीली के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, यानी हमारी नेशनल असम्बली और सेनेट में बाकायदा सीटें मिल जाएंगी, वहाँ पे इनकी नुमाइंदगी होगी। और यही वो चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही अहमियत की हामिल है। अब बहुत सारे लोग, कई लोग ये कहते थे कि जी क्या सूबा बनाया, वो तो बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे गवर्नेंस, दूर दराज इलाका, पहाड़ हैं, और वहाँ तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स या बेसिक हेल्थ सर्विसेज भी नहीं हैं, आम फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं हैं, तो फिर सूबा बनाने का क्या फ़ायदा। भाई इसी वजह से तो सूबा बनाना है, ताकि ये फैसिलिटीज़ वहाँ क्रिएट हों। अब जब लोग अपने नुमाइंदे इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजेंगे, तो वो नुमाइंदे उनके लिए कोशिश करेंगे, हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत होगी, उसके ज़रिए वो वसाइल लेंगे और अपने इलाके को डेवलप करेंगे। इमीडिएटली वहाँ पे बहुत सारी मैं समझता हूँ कि तरक्की के मौके मौजूद हैं, और ये जब चीज़ें होंगी तो लाजमी बात है कि इलाके के लोगों के मसाइल भी हल होंगे। अब मैं अपने तौर पे सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को यौम आज़ादी मुबारक, उसकी मुबारक देता हूँ, और उसके साथ साथ इस बात की मुबारक देता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने बहुत मेहरबानी की कि इस हुकूमत को तौफीक दी कि इन्होंने बिल आखिर गिलगित बल्तिस्तान को एक पाँचवां सूबा, पाकिस्तान का पाँचवां सूबा बनाने का फ़ैसला किया। खुदा करे कि ये फ़ैसला वहाँ के लोगों के लिए बेहतरी का बायस हो, और वहाँ के इलाके के लोगों के लिए खुशहाली का बायस हो, तरक्की का बायस हो। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हुकूमत को जहन में रखनी चाहिए, आज दिन तक वहाँ पे इलाके के लोगों को हम सब्सिडाइज गंदम और बाद और चीज़ों पे भी सब्सिडी देते थे, और ये कोशिश की जाती थी कि वहाँ पे लोगों को गैस का सिलेंडर मिलता है या और ऐसी चीज़ें,
जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं, तो उनमें उनकी कीमत ना बढ़े। यानी दूसरे लफ्ज़ों में तकरीबन उसी कीमत पे लोगों को वहाँ ये सहूलतें मिलती रहें जिस कीमत पे आप मैदानी इलाकों में देते हैं। हालांकि वहाँ पहुँचाने में खर्च बहुत आता है, लेकिन उसके बावजूद तो ये सहूलत जो है ये जारी रहनी चाहिए। सिर्फ इतना कह देने से कि आज से ये सूबा बन गया, ये सहूलत लोगों से वापस नहीं लेनी चाहिए। ये सहूलत उस वक्त तक चलते रहनी चाहिए जब तक कि लोगों का वहाँ पर मयार ज़िंदगी इतना बुलंद ना हो जाए कि वो सारे बोझ खर्च अखराजात खुद उठा सकें। लिहाजा ये यहाँ पे ज़रूरी होगा कि हुकूमत इस बात का नोटिस ले, वरना किसी बहाने यहाँ से अगर दूसरे सूबों की तरह सब्सिडी ख़त्म हो गई तो ये आवाम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा चीज़ ये है कि अब आगे हमें देखना ये है कि यहाँ पे और मौके हैं क्या, अब लोगों को फ़ायदा क्या होगा। एक तो ये मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल वगैरह सेहत के लिए जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं वो की जाएँ, अच्छी तालीम के लिए अदारे क्रिएट किए जाएँ, लेकिन उससे बढ़ के है कि इलाका माशी तौर पे तरक्की करे। एक चीज़ तो हम सारे जानते हैं कि वहाँ इस इलाके में टूरिज़म काफ़ी है, और टूरिज़म को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कि ज़्यादा टूरिज़म हो, वहाँ पे ज़रूरत होगी कि हम हवाई अड्डे अपने इम्प्रूव करें, वहाँ पे सड़कें ज़्यादा बने, बहुत सारे इलाके जो हैं जो आज कनेक्टेड नहीं हैं उनको कनेक्ट किया जाए ताकि लोग जा सकें, उन इलाकों में आसानी से जा सकें। फिर उन इलाकों में तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए ताकि किसी के साथ वहाँ उस इलाके में कोई ज़्यादती ना हो। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हर इलाके में मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। मुझे तवक्को है कि आइंदा लोगों के जो माली मसाइल थे वो हल होंगे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस और कारोबार आएगा। जो हम देखते हैं यहाँ पे, उनमें जब भी ऐसे हालात होते हैं, कोई इलाका तरक्की करता है तो सबसे पहले वहाँ पे जायदादों की कीमतें बढ़ती हैं, प्लॉट्स वगैरह की कीमतें बढ़ जाती हैं, और यहाँ पे जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम होगा जो कि सूबे का हेडक्वार्टर वगैरह बनने से और मुख्तलिफ दफातर आने से वहाँ होगा, तो उम्मीद है कि लोगों को वहाँ पे कारोबार भी मिलेगा और कंस्ट्रक्शन वगैरह से उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ेंगी, जायदाद की कीमतें बेहतर होंगी। इसके साथ साथ टूरिज़्म चूँकि बेहतर होगा, अगर आप वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करते हैं तो टूरिज़्म भी बेहतर होगा, और टूरिज़्म की वजह से आपकी होटल इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करेगी। होटल इंडस्ट्री भी और उसके अलावा ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला भी वहाँ पे बेहतर होगा। इस इलाके में बहुत आला किस्म के फ्रूट पाए जाते हैं, अखरोट और मैं समझता हूँ काला ज़ीरा, बादाम, चलगोज़ा, चेरी वगैरह, ये ऐसे फल हैं जो आम तौर पे दूसरी जगहों पे मैसर नहीं। आम फलों के अलावा जैसे सेब और अंगूर वगैरह वो तो होता ही है, लेकिन ये कुछ चंद एक चीज़ें हैं जो कि वहाँ की खसूसियत है। तो इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे हमें फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्री को इनक्रेज करना चाहिए, ताकि सिर्फ फल नहीं, फल तो शहरों तक पहुँचाते हुए कई दफ़ा ख़राब हो जाता है। मुझे याद है कि वहाँ पे जो शंग्रीला एप्पल वहाँ का है, कचूरा एप्पल जैसे कहते हैं, इंतहाई खुशबूदार, लेकिन वो बहुत लंबे सफ़र तक जा नहीं सकता। बहुत खुशबूदार, अगर आप एक कमरे में रखें उन सेबों को तो दूसरे कमरे में आपको खुशबू आएगी, इतना ज़बरदस्त फल। इनकी प्रिजर्वेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्री लगाएं आप, जिसमें कि जैसे जैम बनते हैं, चटनियाँ बनती हैं, या पैकिंग, फ्रेश फ्रूट की पैकिंग होती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि टिंड फ्रूट वगैरह ये बनाने का भी वहाँ पे सिलसिला करना चाहिए, ताकि लोकल फ्रूट ग्रोअर जो हैं उनको मुनासिब कीमत मिल सके, वो अपनी कमाई पूरी कर सकें इस इंडस्ट्री से। इसके अलावा दूध और गोश्त वगैरह की पैकिंग का भी इंतज़ाम करना चाहिए। कैटल फार्मिंग को वहाँ पे तरक्की दें, मिल्क फार्मिंग को तरक्की दें, ताकि उस इलाके में दूध वगैरह बाहर से ना मंगाना पड़े, वहीं लोगों को मिले, और उसके साथ साथ कैटल फार्मिंग हो। कैटल फार्मिंग अगर बढ़ेगी वहाँ पे तो आप गोश्त को भी उसके भी प्लांट लगा सकते हैं कि पैकेट किया हुआ गोश्त जो है वो बाहर भेजा जा सके या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा सके। इसके अलावा आप हैंडीक्राफ्ट्स का वहाँ पे कारोबार बढ़ाएं। जेम स्टोन वगैरह वहाँ पे कुछ है भी और कुछ तलाश करना चाहिए, उसमें माइनिंग वगैरह का काम करके तो उनकी इंडस्ट्री वहाँ पे रिफाइनिंग का काम किया जाए, ताकि वहाँ से रिफाइंड जेम जो हैं वो बाहर भेजे जाएं, ताकि लोगों को पत्थर की कीमत ना मिले बल्कि हीरे की कीमत मिले। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें वहाँ पे करने की ज़रूरत होगी। अगर ये इलाका इसकी पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे या इसकी इकॉनमी में तवज्जो दी गई तो पोटेंशियल बहुत है। पहले ही यहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, अभी ये भाषा डैम वगैरह बनेगा तो उसकी वजह से भी बहुत सारा इलाका आबाद होगा। भाषा नया शहर की शक्ल इख्तियार करेगा, उसके आने जाने से वहाँ कारोबार, मजदूरी, इंजीनियर्स के लिए रोज़गार, बहुत मौके निकलेंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा सबसे बड़ा जो वहाँ पे इशू है या सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है वो है सी पैक।
हुकूमत को सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम भी करना चाहिए और वहीं के लोगों को सी पैक के सारे फ़वाइद भी मिलने चाहिए। इस बात का हमें पूरी तरह यकीन करना चाहिए कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो सरदार और दूसरे लोग गरीबों की ज़मीन ख़रीद के वो न ले जाएं कि सस्ते दामों ख़रीदी और फिर सी पैक में जाके वो अपने ज़्यादा पैसे कमाएं। ये नहीं, इंडस्ट्रियल जोन वगैरह बनेंगे, उसका फ़ायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। अगर हम ये सी पैक के फ़वाइद भी पूरी तरह वहाँ के लोगों को पहुँचाएँ तो मुझे बहुत तवक्को है कि गिलगित बल्तिस्तान अगले 15 सालों में बिल्कुल एक बहुत मॉडर्न इलाके की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हमें इस बात की बड़ी खुशी होगी। मेरी दुआ है, मेरी बड़ी दिली दुआ है और तमन्ना है कि हमारे बहुत ही प्यारे बहादुर गिलगिती बल्तिस्तानी लोग जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जानें दी हैं, लालिक जान मुझे याद है एक इतना बहादुर आदमी, वहाँ का बहादुर सबूत, और भी बेशुमार लोग जिन्होंने फ़ौज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करके इस वतन का दिफा किया, वो जफाकश लोग वहीं से हमारे साथी आते रहे हैं। मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि रब्बुल आलमीन उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इसी एक इब्तदा जो हम कर रहे हैं सुबह बनाने की, इसमें उनके लिए इंतहाई फलाह व बहबूद और तरक्की का रास्ते पैदा करे मालिक। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।